की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 विच डील्स विद सेट ऑफ। ये सेट ऑफ क्या है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बीच की डिफरेंसेस। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले हम समझते हैं सेट ऑफ क्या है। ये ऑर्डर 8 रूल 6 के डायरेक्ट लैंग्वेज रीड करने से पहले सेट ऑफ मीन्स, मान लेते हैं कि प्लेंटिफ ने क्लेम किया है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी डिफेंडेंट से 20,000 रुपये की। ठीक है, और डिफेंडेंट क्या करती है? डिफेंडेंट भी एक क्लेम करती है प्लेंटिफ को कि प्लेंटिफ ने जो 20,000 रुपये की क्लेम किया है मेरे से, वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन प्लेंटिफ को भी देनी है मेरे कुछ रुपए, वो है 10,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति को हम सेट ऑफ कहते हैं। मीन्स कि जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो क्लेम किया और इन रिटर्न डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्लेम करे, उसके क्लेम एलिगेशन को एक्सेप्ट करते हुए और एक एलिगेशन प्लेंटिफ के अगेंस्ट लगाए जब डिफेंडेंट, तो इसे सेट ऑफ कहते हैं। इस स्थिति में क्या की जा सकती है? डिफेंडेंट कोर्ट के समक्ष प्रेयर कर सकती है कि जो प्लेंटिफ के 20,000 मुझे देने थे और प्लेंटिफ को भी मेरे बकाए रकम 10,000 रुपये रिटर्न करने थे, तो ऐसी स्थिति में जो वो 20,000 मुझे देने थे उसमें से मेरे जो 10,000 देने हैं प्लेंटिफ के, उसे माइनस करके रिड्यूस करके बाकी के जो 10,000 है वो मैं दूंगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? सेट ऑफ। कोर्ट को अगर लगे कि हाँ, ये जो डिफेंडेंट के द्वारा जो क्लेम की गई है प्लेंटिफ के अगेंस्ट और प्लेंटिफ की जो द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम की गई है, ऐसी स्थिति में अगर दोनों जो डिफेंडेंट की रिक्वेस्ट है कि उसके 20,000 में से 10,000 माइनस करके बाकी के 10,000 दे देगा डिफेंडेंट, अगर प्लेंटिफ ये एक्सेप्ट कर ले और कोर्ट को लगे कि हाँ, ये जो दोनों बोथ साइड्स की जो डिमांड है, क्लेम है, वो लीगली है और सही है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑर्डर कर देगी जो बाकी के जो 20,000 जो क्लेम थे सूट में प्लेंटिफ के, उसमें से 10,000 माइनस करके 10,000 सिर्फ डिफेंडेंट को देनी होंगी। ठीक है, ये रहा। और कोर्ट क्या करेगी कि ये जो डिफेंडेंट के जो सेट ऑफ क्लेम है, ठीक है, जो वो प्लेंटिफ के द्वारा दी गई क्लेम को एक्सेप्ट करते हुए और एक क्लेम प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो दे रही है, वो क्लेम कैसी होनी चाहिए? जिस कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में वो सूट इंस्टीट्यूट की गई है प्लेंटिफ के द्वारा, उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए वो अमाउंट जो डिफेंडेंट के क्लेम के अमाउंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50,000 है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न में फाइल की गई है प्लेंटिफ के द्वारा वो सूट, और प्लेंटिफ की जो क्लेम थी तकरीबन 45,000 थी या 40,000 थी, मान लेते हैं, और डिफेंडेंट की जो क्लेम है 60,000 हो प्लेंटिफ से, तो ये क्या हो रहा है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड की हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सेट ऑफ अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और एक बात कि ये जो डिफेंडेंट के द्वारा जो अमाउंट की बात कही जा रही है वो लीगली होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट पहले ये सारे ग्राउंड्स को देखेंगी, उसके बाद वो डिसीज़न लेगी कि ये जो प्लेंटिफ के द्वारा जो क्लेम की गई है उसमें से माइनस की जा सकती है या नहीं, रिड्यूस की जा सकती है या नहीं। इसमें दो स्थिति हो सकती है, या तो वाइप आउट हो सकती है या फिर रिड्यूस हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमने
एक एग्जाम्पल में देखा कि 20,000 रुपये की डिमांड थी प्लेंटिफ की डिफेंडेंट से और डिफेंडेंट की थी 10,000। तो ये 10,000 ना होकर अगर डिफेंडेंट कहे कि मेरे भी 20,000 उसे देनी थी, तो इस ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, 20,000 प्लेंटिफ को भी देनी थी, 20,000 डिफेंडेंट को भी देनी थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, दोनों को ही पैसा नहीं देना होगा, दोनों के ही अमाउंट सेम हो जा रहे हैं। और रिड्यूस क्या हो सकती है कि अगर 20,000 देनी है और डिफेंडेंट की क्लेम थी कि प्लेंटिफ को 10,000 देनी है, तो उसमें से 20,000 में से 10,000 माइनस करके सिर्फ 10,000 ही देनी होगी डिफेंडेंट को, तो ये रिड्यूस कर दी जा सकती है। तो ऐसी दो स्थिति हो सकती है। नाउ ये जो ऑर्डर 8 रूल 6 में बात कही गई है सेट ऑफ, ये है लीगल सेट ऑफ, ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे इसे बैरक लैंग्वेज में ऑर्डर 8 रूल 6 क्या कहती है। बिफोर स्टार्टिंग ऑर्डर 8 रूल 6, ये जो सेट ऑफ की बात कही गई है ऑर्डर 8 रूल 6 में, ये बेसिकली मनी रिकवरी मैटर में ही एप्लीकेबल होती है। ये पैसों की रिलेटेड सूट होनी चाहिए, उसी सूट में ये सेट ऑफ क्लेम की जा सकती है डिफेंडेंट के द्वारा, अदरवाइज नहीं। जब कोई सूट प्लेंटिफ के द्वारा इंस्टीट्यूट की जाए डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो वो सूट मनी रिलेटेड होनी चाहिए, तभी डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट सेट ऑफ फाइल कर सकती है, ठीक है। और एक बात कि ये जो सेट ऑफ है, मान लेते हैं कि डिफेंडेंट ने जो सेट ऑफ फाइल किया और उस सेट ऑफ के फाइल करने के बाद अगर प्लेंटिफ अपना सूट जो उसने इंस्टीट्यूट किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उस सूट को विड्रॉ करता है या फिर उस सूट को प्रोसीड नहीं करता है, डेट पे आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होगा कि जो प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया वो ख़त्म होने के बाद ये जो डिफेंडेंट के द्वारा जो सेट ऑफ फाइल की गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सेट ऑफ प्रोसीड करेगी, उसके जो अमाउंट की डिमांड है डिफेंडेंट की प्लेंटिफ से, वो उसके बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर देगी डिफेंडेंट के बिहाफ में, ठीक है। अब हम समझते हैं ये एक्चुअली में सेट ऑफ है क्या। कि हमने बताया कि ऑर्डर 8 रूल 6 ये जो सेट ऑफ की बात कहती है वो लीगल सेट ऑफ से रिलेटेड है, ठीक है। लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ बोथ आर डिफरेंट। ये ऑर्डर 8 रूल 6 सिर्फ लीगल सेट ऑफ की बात कहती है, इक्विटेबल सेट ऑफ की बात नहीं कहती है। इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ के बीच की डिफरेंसेस की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बैरक लैंग्वेज में ये ऑर्डर 8 रूल 6 क्या कहती है। ऑर्डर 8 रूल 6 जो सेट ऑफ की बात कहती है, ये सेट ऑफ किसके साथ फाइल होगी, रिटन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी कि बैरक लैंग्वेज क्या कहती है। ऑर्डर 8 रूल 6 पर्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट में जो सेट ऑफ दी जाएगी वो पर्टिकुलर। सब क्लोज 1 क्या कहती है ऑर्डर 8 रूल 6 की, वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड एनी ascertained sum of money legally recoverable by him। मीन्स जो सेट ऑफ क्लेम की जाएगी डिफेंडेंट के द्वारा, वो सेट ऑफ की जो मनी होगी वो असर्टेंड होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। और वो अमाउंट लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, ठीक है, कि उसे लीगली लॉफुली रिकवर किया जा सके, ऐसी अमाउंट होनी चाहिए, इलीगल अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ का मीनिंग हमने समझा कि सेट ऑफ किसे कहते हैं, प्लेंटिफ के द्वारा जो क्लेम की गई है मनी की, उस मनी को एक्सेप्ट करते हुए डिफेंडेंट के भी जो क्लेम है प्लेंटिफ से मनी की, उस मनी को भी डिमांड करे तो उसे सेट ऑफ कहते हैं। और ये सेट ऑफ रिटन स्टेटमेंट के साथ डिफेंडेंट फाइल करेगी, ठीक है। ये सब क्लोज 1 में दी हुई है। क्लोज 1 में दी हुई है फ्रॉम द प्लेंटिफ नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए वो।
सेट ऑफ की अमाउंट एंड बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर, और दोनों पार्टी की कैरेक्टर सेम होनी चाहिए, जैसा कैरेक्टर प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है उस सूट में जैसा प्लेंटिफ की कैरेक्टर है वैसी ही कैरेक्टर डिफेंडेंट की भी होनी चाहिए उसी सूट में। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाहती है कि दोनों की कैरेक्टर जो है वो सेम सूट से ही रिलेटेड हो, जैसा सूट प्लेंटिफ के द्वारा फाइल की गई है मनी से। एट द character at the first hearing of the suit but not afterward unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the debt should to be set off। तो फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट के पहले ही जब रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाएगी तभी उसे सेट ऑफ फाइल कर देनी होगी डिफेंडेंट को। नाउ रूल 6 के सब क्लोज 2 इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ की इफेक्ट क्या होगी वो रूल सब क्लोज 2 में दी हुई है। The written statement shall have the same effect as a plaint। जो रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाएगी सेट ऑफ के साथ वो रिटन स्टेटमेंट एज अ प्लेंट ट्रीट की जाएगी, जैसा प्लेंटिफ के द्वारा सूट में फाइल की गई है वैसे ही प्लेंट के तरह इस सेट ऑफ और रिटन स्टेटमेंट जो साथ में फाइल की जा रही है वैसे ही प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। इन अ क्रॉस सूट हो रही है, प्लेंटिफ ने क्लेम किया और डिफेंडेंट ने भी क्लेम किया, तो डिफेंडेंट की जो सेट ऑफ और रिटन स्टेटमेंट की जो एक पिटीशन में वो क्लेम कर रहा है उस रिटन स्टेटमेंट और उस सेट ऑफ को प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी, और प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट फाइल की गई है उसे उस प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। ठीक है, नाउ एज टू दी एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल क्लेम। सो ऐसी ये जो सेट ऑफ को अगर प्लेंट की तरह ट्रीट की जाए तो ऐसे क्या होगा, कोर्ट को हेल्प होगी कि फाइनल जजमेंट देने में, फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करने में इस क्रॉस सूट के ऊपर। सो एंड of the set off but this shall not affect the line upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to the him under the decree। ये जो सेट ऑफ है इफ़ेक्ट नहीं करेगी अन्य अमाउंट को। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि मान लेते हैं प्लेंटिफ ने 20,000 रुपये की सूट फाइल की डिफेंडेंट के अगेंस्ट और इन रिटर्न डिफेंडेंट ने भी सेट ऑफ फाइल किया 10,000 रुपये की क्लेम प्लेंटिफ से। तो अगर प्लेंटिफ देखता है कि डिफेंडेंट ने भी क्लेम किया तो प्लेंटिफ अगर उस जो सूट उसने फाइल किया था वो विड्रॉ कर ले या फिर उस सूट को प्रोसीड ना करे, वो डेट पर ना आए, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होगा कि वो सूट खारिज होने के बाद ये जो सेट ऑफ की पिटीशन जो डिफेंडेंट ने फाइल की थी प्लेंटिफ के अगेंस्ट वो भी खारिज हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो सेट ऑफ की पिटीशन एज अ प्लेंट प्रोसीड होगी। ठीक है, उसके बेसिस पे भी जजमेंट सुनाएगी कोर्ट। ये सब रूल 2 में दी हुई है। सब रूल 3 क्या कहती है, दिस रूल रिलेटिंग टू अ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ। ये जो रूल है रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की जाएगी उस रिटन स्टेटमेंट वो सेट ऑफ के क्लेम जो दी जाएगी उसी में वो रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाएगी। ठीक है, पहले वो रिटन स्टेटमेंट जो फ्रेम करेगा प्लीडिंग उसमें पहले वो सेट ऑफ मेंशन करेगा फिर स्टेटमेंट देगा, तो वो रिटन स्टेटमेंट के साथ ही उस सेट ऑफ को फाइल करेगा और उस सेट ऑफ को एज अ प्लान प्रोसीड किया जाएगा कोर्ट में। सो बेसिकली ऑर्डर 8 रूल 6 क्या कहना चाहती है कि जब किसी सूट में सेट ऑफ हो, डिफेंडेंट के द्वारा सेट ऑफ जब फाइल की जाएगी तो वो सेट ऑफ को एज अ प्लेंट प्रोसीड की जाएगी, जैसा कि प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल किया गया है वैसा ही ट्रीट की जाएगी। ठीक है।